गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सक्सेस फाइंड देवबंद में आपका फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। 42वां संविधान संशोधन, जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, इसे माइनर कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि लघु संविधान या फिर मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। तो ऐसा क्या इस संविधान संशोधन में था जो हम इसको लघु संविधान कहते हैं? वैसे तो 1935 के अधिनियम को भी लघु संविधान कहा जाता है, लेकिन जो सबसे बड़ा फेरबदल हुआ ये 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत किया गया था। हालांकि जो पहला संविधान संशोधन हुआ था ये 1951 में हुआ था, उसमें कुछ ही भाग को हमने चेंज किया था या उसमें ऐड किया गया था। लेकिन 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत संविधान में कुछ पूरा का पूरा ही भाग एक जोड़ा गया और कई अनुच्छेद में एक्सटेंड किया गया, उनमें कुछ बिंदु और भी ऐड किए गए थे। तो हम चर्चा करते हैं 42वें संविधान संशोधन। इसे लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहते हैं? मैं ये समझता हूं कि शायद हर भारतीय को, हर स्टूडेंट को इसकी जानकारी होनी चाहिए कि संविधान में संशोधन कैसे होता है, और खास तौर से जो 42nd अमेंडमेंट हुआ था यानी कि 42वां संविधान संशोधन, इसके अंतर्गत ऐसा क्या था कि क्या जोड़ा गया, किन में मूलभूत परिवर्तन आए, कौन कौन से ऐसे पार्ट्स थे, और इसकी प्रक्रिया क्या होती है, प्रोसेस क्या होता है संविधान में संशोधन करने का, प्रक्रिया वो कहां से शुरू होगी, उसमें कौन इंटरफेयर कर सकता है, कौन नहीं कर सकता। तो हम चर्चा करते हैं 42वें संविधान संशोधन की। इसमें देखना 1976 में यह हुआ। तो एक तो 42वें संविधान संशोधन के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, राष्ट्रपति कौन थे, लोकसभा में इसे कब पारित किया गया, राज्यसभा में पारित की डेट क्या थी, और राष्ट्रपति महोदय ने अपनी अनुमति कब दी थी। तो 42वां संविधान संशोधन ये आ जाएगा 1976 में, इन 1976 में 42वां संविधान संशोधन। तो प्रधानमंत्री जो उस टाइम पीएम थे, ये थे एक मिनट इसको चेंज कर लेते हैं, श्रीमती इंदिरा गांधी। तो प्रधानमंत्री कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जी क्या थी? पीएम। और राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। लोकसभा में जब इसे पारित किया गया था तो यह किया गया 2 नवंबर सन 1976 में। राज्यसभा में पारित की डेट आ जाएगी 11 नवंबर। और जब अनुमति इसको प्राप्त हुई थी, यानी कि संसद की अनुमति कही राष्ट्रपति महोदय की, उसमें आ जाएगा 18 दिसंबर 1976 को इसको अनुमति दी गई थी। तो राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद। अली अहमद ये क्या थे? राष्ट्रपति अहमद। और उस समय जब लोकसभा में इसको पारित किया गया था, क्योंकि अभी आपको प्रोसेस बताएंगे कि जो संविधान में संशोधन होता है या फिर हम उसमें कोई नया एक्ट लागू करते हैं तो कहां पर ये पारित किया जाता है, कोई बिल बनता है, जब विधेयक बनता है, तो लोकसभा में पारित की डेट क्या आ जाएगी इसमें? 2 नवंबर सन 1976। अच्छा, राज्यसभा में जब पारित की डेट हुई थी ये 11 नवंबर सन 1976। इस कानून को जब अधीन ये अनुमति दी गई थी तो ये दी गई थी 18 दिसंबर इन 1976, 18 दिसंबर 1976 को। ये ज्यादातर ये पूछा जाता है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भी कि 42वां संविधान संशोधन कब किया गया था, इन 1976। लेकिन इसमें अलग अलग डेट थी कि लोकसभा में कब पारित किया गया, राज्यसभा में कब, और राष्ट्रपति महोदय की अनुमति कब दी गई थी। इसको थोड़ा हम ये समझ लेते हैं कि कोई भी जो बिल बनता है या फिर संविधान में संशोधन है उसको कैसे मान्यता या कैसे पारित किया जाता है, यहां पर हम समझते हैं थोड़ा। जैसे हमारी संसद होती है, संसद, तो संसद के सदन कितने होते हैं? 2 सदन, एक लोकसभा एक राज्यसभा। वैसे कंपोनेंट अगर देखा जाए संसद के भाग कितने, वो 3 होते हैं, एक लोकसभा, राज्यसभा और 3 नंबर ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत के राष्ट्रपति। ये तो 3 घटक या उसके भाग हुए। लेकिन अगर हाउसेज की हम बात करते हैं कि संसद के हमारे कितने सदन है, कितने हाउसेज हैं, वो 2 आ जाएंगे, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा निम्न सदन होता है, राज्यसभा उच्च सदन होता है। जबकि लोकसभा को हम युवा सदन भी कहते हैं या अस्थायी सदन भी कहते हैं, उसे कभी भी भंग किया जा सकता है एक विशेष परिस्थितियों में। राज्यसभा स्थायी सदन होता है और वृद्ध सदन होता है। खैर, इसके 2 सदन कौन कौन से हो जाएंगे? एक तो लोकसभा और एक राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा ये प्रथम सदन और ये द्वितीय सदन, प्राइमरी हाउस एंड सेकेंडरी हाउस। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये भारत के राष्ट्रपति होंगे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया।
अच्छा जी, तो क्या होता है, जैसे ये एक विधेयक पेश किया गया, तो विधेयक किसमें पेश किया गया, लोकसभा में। लोकसभा में उसने अपनी मान्यता दी। तो लोकसभा में डेट क्या थी इसकी, 2 नवंबर को यहाँ पर पारित हुआ इन 1976। राज्यसभा में 11 नवंबर को पारित किया गया 1976। उसके बाद में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने जो अपनी मंजूरी दी, ये 18 दिसंबर इन 1976। तो पहले वो कहां पर जाएगा विधेयक, लोकसभा में। लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा में, और राज्यसभा में जब पारित हो जाएगा उसके बाद में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उस पर अपनी अनुमति दे सकते हैं। तो इन्होंने जब अनुमति दी, अब ये क्या एक एक्ट बन जाएगा, यानी कि इसमें संशोधन हो जाएगा। ये उसकी प्रक्रिया होती है। यानी कि कानून कौन बनाएगा या संविधान में संशोधन, ये अधिकार केवल संसद के पास होता है। और संसद के 3 घटक होते हैं, और अगर बात हम करते हैं उसकी हाउसेज की, हाउसेज के 2 होते हैं। तो प्रधानमंत्री कौन थे संशोधन के समय, श्रीमती इंदिरा गांधी जी, और ये राष्ट्रपति आ जाएंगे फखरुद्दीन अली अहमद, जबकि उसमें लोकसभा, राज्यसभा और अनुमति की डेट अलग अलग है। आगे बढ़ते हैं, तो इसमें हम ये देखते हैं कि इसमें परिवर्तन क्या क्या आया। सबसे पहले तो एक संविधान की प्रस्तावना जो स्टार्टिंग होती है, उसमें हमने 3 शब्दों को जोड़ा था, जैसे समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत। एक हमने इसमें डीपीएसपी, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी होता है, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, उसमें 3 अनुच्छेदों को हमने संशोधित किया था, उसमें पार्ट्स ऐड किए थे। इसके बाद में फिर एक हमने भाग इसमें ऐड किया, भाग 4A, इसको मौलिक कर्तव्य कहते हैं या फिर फंडामेंटल ड्यूटीज कहते हैं। उनकी संख्या कितनी थी, 10, लेकिन वर्तमान में संख्या 11 है। अभी उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। एक आ जाएगा जो कंकरेंट लिस्ट होती है, अनुसूची। जब हम पढ़ते हैं तो अनुसूची कितनी है वर्तमान में, 12 शेड्यूल्स हैं, यानी कि अनुसूचियां। मूल संविधान में अनुसूची की संख्या 8 थी। तो इसमें 9वीं अनुसूची जो हमने जोड़ी थी प्रथम संविधान संशोधन से, लेकिन उसमें एक 7वीं हम अनुसूची की चर्चा करते हैं, 7th शेड्यूल की। उसमें 3 प्रकार की लिस्ट दी गई है, एक संघ सूची, एक राज्य सूची, एक समवर्ती सूची। इसके अलावा जो भी और विषय बचते हैं वो अवशिष्ट शक्तियों में लिखे जाते हैं। तो इसमें जो समवर्ती कंकरेंट लिस्ट थी उसमें 5 सब्जेक्ट को और ऐड किया गया। ऐड नहीं कह सकते, हमने राज्य सूची से वो ट्रांसफर किए। इसके अलावा एक और भी परिवर्तन किया था, आर्टिकल नंबर 74 में किया गया था। हालांकि वो 44वां संविधान संशोधन भी माना जाएगा, अभी उसमें हम चर्चा करते हैं। तो इसमें क्या क्या परिवर्तन हुए ये देख लेते हैं एक बार। एक तो प्रस्तावना में 3 शब्दों को जोड़ा गया था, प्रस्तावना में इसमें 3 शब्द ऐड किए गए थे, 3 शब्दों को जोड़ा गया, वो जोड़ा गया। कहीं परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया कि संविधान की प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन हुआ है, तो एक बार ही हुआ है संशोधन, जिसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। अभी उन पर चर्चा करते हैं। भाग 4 डीपीएसपी, डीपीएसपी में भी जो 3 अनुच्छेद थे हमारे आर्टिकल, एक आर्टिकल नंबर 43 और एक था इसमें 40, ये आ जाएगा 39 से करते हैं, 39, 43 और 48। हमने इसके भाग क्या जोड़े इसमें, 39A, 43A और 48A, ये पार्ट जोड़े गए थे। इनमें क्या क्या प्रावधान है, क्या क्या प्रोविजन है, अभी उनमें चर्चा करते हैं। एक भाग 4 ही जोड़ा गया, इसमें क्या मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल राइट या फंडामेंटल ड्यूटीज। इसमें ये कितनी थी, 10 + 1 = 11। अब वर्तमान में कितनी संख्या की, 11। ये हमने पूरा एक भाग जोड़ा था सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर, 1976 में जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन। और फंडामेंटल ड्यूटीज हमने रूस के संविधान से ली है, यानी कि वहां से प्रेरित। समवर्ती सूची में 5 विषय, जो इसमें राज्य सूची लिखी हुई थी, राज्य सूची। तो इसके जो 5 विषय थे ये किसमें है, समवर्ती में, समवर्ती सूची। और समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को होता है। तो ये कितने इसमें विषय ट्रांसफर किए गए, 5 विषय। 5 विषयों के बारे में हम चर्चा करेंगे। 5 विषय इसमें ट्रांसफर किए गए राज्य सूची, स्टेट लिस्ट से कॉन्करेंट लिस्ट पर। संविधान संशोधन में न्यायिक प्रक्रिया से बाहर रखा गया है कि जो न्यायिक प्रक्रिया होगी, संशोधन करने का अधिकार तो केवल और केवल संसद के पास होगा। कानून या एक्ट्स जो बनाते हैं वो संसद बनाती है। एक आर्टिकल नंबर 74 में लिखा हुआ है कि जैसे राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री कहलाएगा, और प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय करते हैं, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करते हैं। लेकिन
अगर राष्ट्रपति महोदय को कोई सलाह दी गई है मंत्रिपरिषद के द्वारा, क्या उसको मानने के लिए वो बाध्य हैं? लेकिन अभी तक नहीं था। उसमें फिर 44वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन 1978, 44वां संविधान संशोधन 1978 में जो किया गया था, उसमें अब राष्ट्रपति वो सलाह मानने के लिए बाध्य हो जाएंगे। खैर, वन बाय वन इनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो जैसे कहते हैं कि लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, वो इसलिए क्योंकि कुछ तो भाग ही इसमें ऐड किए गए। जैसे भाग था, इसमें भाग 4 है, ये पूरा का पूरा ही इसमें शामिल किया गया मौलिक कर्तव्य। अब से पहले इसमें ये भाग नहीं था संविधान में, इसलिए कहते हैं कि ये लघु संविधान। वैसे 1935 के अधिनियम को भी वो अभी उसमें देखते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, जैसे प्रस्तावना है, तो प्रस्तावना के बारे में देखते हैं कि प्रस्तावना में क्या बदलाव किए गए। प्रस्तावना में 3 शब्दों को जोड़ा गया था। ये 3 शब्द कौन कौन से थे? जैसे प्रस्तावना, इससे पहले वाले वीडियोज में आप देख सकते हैं, प्रस्तावना पर हमने लगभग 4 वीडियोज बनाई है। उसमें क्वेश्चंस भी हैं जो संभावित परीक्षाओं में आए हुए हैं या जो आने वाले हैं। तो जो प्रस्तावना है संविधान की संविधान की प्रस्तावना, जिसे उद्देशिका भी कहा जाता है, ये हमने जो टाइटल लिया है संविधान का, टाइटल प्रस्तावना का, ये अमेरिकी संविधान से लिया है। तो क्वेश्चन ये भी आया है वो देश कौन सा था जिसने अपने संविधान में या चार्टर में सबसे पहले प्रस्तावना को इंक्लूड किया था? तो इसका आंसर आ जाएगा अमेरिका। लेकिन जो हमने भाषा ली है, ये भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है। कुछ शब्दावली हमने फ्रांस से भी ली है, जैसे समता समानता होती है फ्रांस से। तो ये क्वेश्चन है कि प्रस्तावना की शुरुआत किससे होती है? हम भारत के लोग, वी आर द पीपल ऑफ इंडिया। और संविधान में भारत के 2 ही नाम बताए गए हैं, एक तो इंडिया और एक भारत, ये 2 नाम चलेंगे केवल। प्रस्तावना की एक बार भाषा पर चर्चा कर लेते हैं थोड़ी। तो शुरुआत किससे? हम भारत के लोग से। तो कहाँ से लिया गया? अमेरिका से। और इसकी लैंग्वेज कहाँ से ली गई? भाषा ऑस्ट्रेलिया से। इसका जो प्रारूप तैयार किया है, ये क्या था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। लेकिन संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। ये किसके द्वारा कहा गया था? पंडित ठाकुरदास भार्गव जी के द्वारा। जो ठाकुरदास भार्गव थे, संविधान की आत्मा का है प्रस्तावना को। जबकि अनुच्छेद नंबर 32 मौलिक अधिकारों का संवैधानिक उपचार भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। तो जो आत्मा का क्वेश्चन है, ये 2 अलग अलग है। प्रस्तावना को किसने कहा? ये ठाकुरदास भार्गव जी ने। अनुच्छेद नंबर 32 को किसने कहा? ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। तो प्रस्तावना की लैंग्वेज क्या होगी? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, अवसर की समता तथा उसके समस्त नागरिकों को या ये देश की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर आज इस संविधान सभा को मिथि मास शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान सभा में अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये संविधान की प्रस्तावना हो जाएगी। इसमें हमने जो ये ली है स्वतंत्रताएं, ये फ्रांस के संविधान से भी प्रेरित हैं और वर्डिंग है वो अलग अलग है। लेकिन अगर आए ना कि कुल भाषा कहाँ से ली गई, तो हम आंसर लगाएंगे इसका ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। और टाइटल कहां से? यूएस से, अमेरिका के संविधान से। इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, उन्हें देख लेते हैं। एक तो जोड़ा गया समाजवादी, समाजवादी शब्द, सोशलिज्म। एक जोड़ा गया धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष भी शब्द आ जाएगा, धर्मनिरपेक्ष। अच्छा, एक आ जाएगा इसमें अखंडता, अखंडता। ये हमने कब जोड़े? 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत। ये आ जाएगा 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत 3 शब्दों को जोड़ा गया। समाजवादी, सोशलिज्म। समाजवादी का मीनिंग क्या होता है कि जिस देश में आय के साधनों पर सरकार और निजी व्यक्ति यानी कि प्राइवेट व्यक्ति दोनों का ही कब्जा रहता है। जैसे हम यहाँ पर व्यापार वाणिज्य करते हैं, सरकार भी करती है, कुछ प्राइवेट व्यक्ति भी करते हैं, दोनों मिलजुल कर भी करते हैं, सह अस्तित्व भी होता है। तो जिस देश में आय के साधनों पर ये वहाँ के नागरिकों का या वहाँ की सरकार का सह अस्तित्व होता है, उसे समाजवादी कहते हैं। ये क्वेश्चन अभी पिछली परीक्षा में पुलिस में भी शायद पूछा गया था कि भारतीय जो अर्थव्यवस्था वो क्या, कौन सी अर्थव्यवस्था? मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी। जहां आय के साधनों पर सरकार और निजी व्यक्ति दोनों का सह अस्तित्व होता है, उसको मिश्रित अर्थव्यवस्था या मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। अगर मिक्स्ड इकोनॉमी ऑप्शन में नहीं होगा, अब हम आंसर लगाएंगे इसमें समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो समाजवादी क्या होता है? जहां आय के साधनों पर, आय के जो भी साधन या स्रोत होंगे, आय के स्रोत,
आय के स्रोतों पर सरकार तथा निजी व्यक्ति का सह अस्तित्व होता है। उसे हम क्या कहते हैं? समाजवादी अर्थव्यवस्था या फिर मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। धर्मनिरपेक्ष, एक वर्ड आएगा इसी का, पंथ निरपेक्ष, सेकुलरिज्म, इसे क्या कहेंगे? सोशलिज्म, और इसे सेकुलरिज्म। धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष वो देश होता है जिसमें कोई भी धर्म राष्ट्रीय धर्म नहीं होता, या कहिए कि वहां पर सभी धर्मों को बराबर का ही एक दर्जा दिया जाता है, यानी कि किसी धर्म को बढ़ा चढ़ाकर पेश करना या किसी की निंदा करना ऐसा नहीं होता। या तो सभी धर्मों को बराबर का दर्जा दिया जाएगा, है ना, या इक्विवेलेंट रखा जाएगा वहां पर, या दूसरा कहिए कि उस देश में राष्ट्रीय धर्म नहीं होता। जैसे इंडिया में राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय दिवस यहाँ पर, या राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय प्राणी हो जाएगा, है ना, राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पेड़, राष्ट्रीय पुष्प, लेकिन राष्ट्रीय धर्म नहीं। तो यहाँ पर ये क्या होगा कि धर्मनिरपेक्ष, भारत विश्व का सबसे बड़ा धर्मनिरपेक्ष देश भी है। अच्छा, तो जिस देश का कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं होता, जहां राष्ट्रीय धर्म नहीं, जहां राष्ट्रीय धर्म नहीं, या जिसमें सभी को बराबर का दर्जा प्राप्त होता है। ओके, अखंडता शब्द, इंटीग्रिटी, देखना एक शब्द होता है एकता और अखंडता, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, लेकिन इसमें क्या अखंडता में आ जाएगा कि यूनिटी तो पहले ही शब्द लिखा हुआ था, अखंडता हमने इसमें जोड़ा, यानी कि एकता पहले ही शब्द था और उसमें हमने अखंडता जोड़ दिया, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, इसको हम क्या कहेंगे? इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब ये हुआ अखंडता का, हमारे देश में से कोई दूसरा देश नहीं बन सकता। हाँ, राज्य बन सकते हैं अलग अलग, लेकिन देश अलग नहीं बनेगा। अखंडता भारत की सर्वोपरि है। तो क्या इसमें आएगा? कोई दूसरा देश नहीं बनाया जाएगा। देखना, राज्य बन सकते हैं लेकिन देश अलग नहीं बनेगा, उसको हम अखंडता बोलते हैं। तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष, ये दोनों एक ही हो जाएंगे, और अखंडता। देखना, धर्म और पंथ में थोड़ा सा माइनर डिफरेंस अगर देखा जाए, जैसे धर्म होता है तो उसके फिर अलग अलग संप्रदाय होते हैं। जैसे जैन धर्म है तो उसके 2 संप्रदाय हुए, श्वेतांबर, दिगंबर। बौद्ध धर्म है जिसके हीनयान, महायान, तो हीनयान महायान क्या आ जाएंगे? ये पंथ आ जाएंगे, और श्वेतांबर, दिगंबर क्या हो जाएंगे? वो पंथ हो जाएंगे, सेक्ट बोलते हैं जिसको। तो प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। नेक्स्ट देखते हैं जो बदलाव इसमें किया गया, एक डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसमें देखते हैं दूसरा परिवर्तन। ये किसमें देखा गया? डीपीएसपी में, डीपीएसपी जिसको हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व या सिद्धांत कहते हैं, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या तत्व, ये हमने कहां से लिया? ये आयरलैंड के संविधान से, डीपीएसपी। तो ये आर्टिकल नंबर अगर हम देखते हैं, ये 36 से और आते हैं आर्टिकल नंबर 51 तक, 51। फिर इसमें एक आर्टिकल आएगा 39 में क्या? समान कार्य के लिए समान वेतन। 43 में हो जाएगा कर्मकारों के लिए काम की व्यवस्था, 43। और एक आ जाएगा 48, ये पर्यावरण से संबंधित या कृषि से संबंधित है, कृषि का आधुनिकीकरण करना। लेकिन इसमें जो जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत, 42वां संविधान संशोधन 1976 में जो किया गया था, इसके अंतर्गत 39 जो आर्टिकल था, फिर जोड़ा गया 39A, और ऐसे ही 43A, ऐसे ही आ जाएगा 48A। ये 3 आर्टिकल नए ऐड किए गए। जैसे 39 है, हम इसे ये नहीं कहेंगे 39A, 39B, B नहीं, 39 और 39A। 39A में क्या आ जाएगा? निःशुल्क विधिक सहायता, निःशुल्क विधिक सहायता,
जैसे इसमें था पहले 39 में समान कार्य के लिए समान वेतन, अगर कोई कार्य पुरुष या महिला करते हैं, गवर्नमेंट जॉब में है, किसी भी कार्य पर उनको बराबर वेतन दिया जाएगा। लेकिन हमने 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत इसमें एक और ऐड किया 39A। इसमें क्या, निःशुल्क विधिक सहायता। इसका मीनिंग ये हुआ फ्री लीगल एडवाइस का। जैसे सरकारी डॉक्टर होते हैं, सरकारी टीचर होते हैं, ऐसे ही सरकारी वकील भी, उसको हम एपीओ बोलते हैं, एडिशनल प्रोसिक्यूशन ऑफिसर, सहायक अभियोजन अधिकारी। उसके थ्रू हमें निःशुल्क विधिक सहायता मिलती है, जैसे कानून की तरफ से ये कानूनी सलाह। 43 में क्या था, कर्मकारों के लिए काम की व्यवस्था करेगा राज्य। कि अगर काम पाना है तो काम की व्यवस्था सरकार की जिम्मेदारी है कि हमें मिनिमम अमाउंट पर चाहे वो कोई भी काम दे। जैसे 43A जोड़ा गया, इसमें क्या कि जो श्रमिक होंगे किसी भी उद्योग या कारखानों में, जो श्रमिक होते हैं, लेबर्स होते हैं, उनका भी एक यूनियन होती है। तो जब वहां प्रबंधन की कोई मीटिंग होगी, मैनेजरियल कोई मीटिंग ऐसी, उनको भागीदार बनाया जाएगा। और 48 में लिखा है कि जो पर्यावरण है या वन्य जीव प्राणी, उनको संरक्षित किया जाएगा। 43A में क्या आ जाएगा, इसमें उद्योग और कारखानों, उद्योगों एवं कारखानों, उद्योगों एवं कारखानों में श्रमिकों की भागीदारी, जो इनकी बैठकें होंगी, इनमें जो बैठक या मीटिंग मैनेजरियल उसकी, ताकि वो अपने राइट्स वहां पर रख सकें, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स हैं, उसमें कहीं उनका हनन तो नहीं है कि उनसे कार्य कितना लेना है, उनको वेतन कितना दिया जाएगा। वो जैसे कारखाना अधिनियम बनाया गया था, तो कारखाने अधिनियम के भी कुछ एक्ट्स होते हैं, कुछ प्रोविजंस होते हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग वहां पर। तो 43 में उद्योगों और कारखानों में श्रमिकों की बैठकों या जो भी मैनेजरियल वहां पर प्रबंधन की मीटिंग होंगी, उनमें भागीदारी होगी। 48A, इसमें क्या, वन्य जीव प्राणी या पर्यावरण को संरक्षित किया जाएगा। ये संरक्षित आ जाएगा, उनको सुरक्षा प्रदान, उनको बचाया जाएगा। वो नहीं कि वन्य जीव प्राणी है, उनको कोई ये शिकार कर सकता है या फिर ये अवॉइड कर दे, उनको निकाल दे वहां से, रिहायशी क्षेत्र में आ जाएंगे, तो वे आरक्षित रखे जाते हैं। तो इसमें डीपीएसपी में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में क्या परिवर्तन हुआ, उसमें 3 आर्टिकल जोड़े गए, 39A, 43A एंड 48A। इनके हमने विषय लिखे। नेक्स्ट देखते हैं, अब पूरा एक भाग ही जोड़ा गया। ये तो भाग किस में आ जाएगा, 4 में। इसका अगर ये देखें, ये भाग नंबर 4 होगा, और आर्टिकल किसमें, 36 से 51 तक हमने इन्हीं में इंक्लूड बीच में किया। अब एक नया भाग जोड़ेंगे, डीपीएसपी। जैसे भाग नंबर 4A में भी आर्टिकल नंबर 51A जोड़ा गया, फिर 51A के भी पार्ट किए गए। जैसे 51A का एक सब टाइटल था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इसके बाद में एक और 11वां जोड़ा, तो वर्तमान में कितने हैं, 11 है। इसे हम क्या कहेंगे, भाग 4A को या 51A, इसे फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य। क्या आ जाएगा, मौलिक कर्तव्य। देखना, मौलिक कर्तव्य जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, ये किस आर्टिकल में आ जाएंगे, 51, 51A में आएंगी, और इसकी संख्या कितनी, 11। लेकिन इसमें जो मौलिक कर्तव्य सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर हमने रूस के संविधान से प्रेरित होकर लिखे हैं। तो इसमें 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत ये जोड़े गए, और नया एक भाग बनाया गया 4A भाग 4 में क्या था, डीपीएसपी। भाग 4A में क्या आ जाएगा, मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। मौलिक कर्तव्य का भी एक नया आर्टिकल ऐड किया गया 51A, क्योंकि 52 से फिर राष्ट्रपति का चैप्टर शुरू हो जाता है। तो यहां से इनकी संख्या कितनी, वर्तमान में 11। क्या क्या होते हैं, जैसे राष्ट्रीय गान का सम्मान करना, देश की सेवा करना, देश की रक्षा करना, आवश्यकता पड़ने पर उन्हें सेवाएं देना, या राष्ट्रीय झंडे का सम्मान करना, दुधारू पशुओं का वध करने से रोकना, है ना। और जो स्वतंत्रता आंदोलन में हमारे जो उसमें भागीदार थे, उनके आदर्शों को हृदय में संजोए रखना, ये सब क्या है, मौलिक कर्तव्य है। लेकिन जो 11वां हमने जोड़ा था, ये इसमें 86वां संविधान संशोधन था, 86वां अंतर्गत, ये 2002 में जोड़ा गया था। इसमें था क्या, 11वां है इसमें, तो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे, या 6 से 14 वर्ष आयु
आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना। आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा जो फ्री एंड एसेंशियल एजुकेशन होती है वो उनको दी जाएगी। याद रखना 6 से 14 वर्ष से आयु के बच्चे हैं केवल। इसमें 11वां 86वां संविधान संशोधन 2002। लेकिन जो हम पढ़ रहे हैं 42, तो क्या था 42वां संविधान संशोधन 1976 में जब हुआ था, 1976 में ये सब जोड़ा गया था, इसमें 10 बिंदु थे। और 11वां हमने कब जोड़ा, ये 86वां संविधान संशोधन सन 2002 में हुआ था। ये भी परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया है कि उसमें पार्ट कितने, इसके 11, यानी कि ये आ जाएगा 10 + 1, 10 + 1 = 11। इसके कितने पार्ट से इस पे बिंदु बताए गए हैं, मौलिक कर्तव्य 11, हमारे 11 मौलिक कर्तव्य हैं। और कहां से लिए हमने, किस देश के संविधान से, रूस के संविधान से। और समिति का नाम क्या आ जाएगा, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। इस सिफारिशों के आधार पर इनको ऐड किया गया था। तो रूस के संविधान से है और सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर। मौलिक कर्तव्यों को न्यायालय में वाद योग्य नहीं है, क्योंकि इनको लेकर कोई मुकदमेबाजी या ट्रायल ऐसी नहीं चलेगी। लेकिन एक न्यायिक सक्रियता वर्ड होता है, सरकार कभी भी एक्टिव हो सकती है, वो नहीं कि हम इनको अवॉइड कर देंगे। जैसे इसमें ना कि झंडे का सम्मान करना, तो अगर हम सम्मान नहीं करते, हमें अपमान करने का भी अधिकार नहीं है कि हम राष्ट्रीय ध्वज का अपमान कर दें, ऐसा नहीं होगा। तो इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, 11, 10 + 1 = 11। और 11वां कौन सा जोड़ा गया, 86वां संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत ये 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना। ये जो शिक्षा वाला मामला है, ये आर्टिकल नंबर 45 में भी है। और अगर देखा जाए ये मौलिक अधिकारों में भी आर्टिकल नंबर 21, 21 अनुच्छेद में और आ जाएगा एक 45 में, और एक किसमें 51A के मौलिक कर्तव्यों में शामिल किया गया है। तो इसमें भाग कौन सा जोड़ा गया, पूरा ये भाग 4A। अब हम बात करते हैं इसके बाद में एक और भी आर्टिकल नंबर 74, आर्टिकल नंबर 74, या हम समवर्ती की बात करते हैं। पहले देखना जो अनुसूची होती है, अनुसूचियां संविधान में कितनी है, 8 + 4 = 12, 12 अनुसूचियां हैं। 12वीं ये हमने 4 बाद में जोड़ी थी, तो मूल संविधान में कितनी थी, 8 थी मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या, शेड्यूल की संख्या 8, लेकिन ये एट प्रेजेंट कितनी है, 12, 4 हमने बाद में जोड़ी हैं। तो 9वीं अनुसूची कब जोड़ी, जो प्रथम संविधान संशोधन हुआ था। 10वीं जो दल बदल से संबंधित है, ये 52वां संविधान संशोधन 85 में हुआ था। और इसके बाद में जो हमने 11वीं जोड़ी थी, 73वां संविधान संशोधन। 12वीं जो नगर पालिकाओं से संबंधित है, ये फिर इसमें था 74वां संविधान संशोधन के अंतर्गत। क्या जब पूरी अनुसूची हम पढ़ेंगे तब उसमें इस पर डिस्कस करेंगे। अनुसूची, इसमें एक 7th है शेड्यूल, 7वीं अनुसूची शेड्यूल, 7वीं अनुसूची। इसमें क्या था 7वीं में, इसमें विषय है, कितने विषय हैं, इसमें सूची दी गई है। सूची कितनी है, 3 प्रकार की सूची। 3 कौन कौन सी होंगी, ये आ जाएंगे। एक तो आ जाएगी इसमें संघ सूची, इसे हम क्या कहेंगे, संघ सूची, यूनियन लिस्ट। सेकंड नंबर पर राज्य सूची, राज्य स्टेट लिस्ट, राज्य सूची। और 3 नंबर की आ जाएगी इसमें समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। परीक्षाओं में क्वेश्चन ये भी पूछ लेते हैं कि इनके अलावा एक और कौन सी, तो उसका नंबर 4 नहीं होगा कुछ भी, लेकिन अवशिष्ट शक्तियां होती हैं, रिजिडुअली पावर्स। इनमें जो सब्जेक्ट लिखे हैं, संघ सूची में कुछ सब्जेक्ट लिखे हुए हैं, जैसे क्या, पर्यावरण का मामला है, नदियों का मामला है, या विदेशी जो हमारे विदेशी नीति है उसका मामला है, एविएशन का मामला, रेलवे। तो इससे संबंधित कानून कौन बनाएगा, केंद्र सरकार। वो जो राज्य हैं, जैसे परिवार नियोजन का मामला है, शिक्षा का मामला है, या फिर ये स्वास्थ्य का मामला, इस पर राज्य सूची बनाएगी। इलेक्ट्रिक बिल, इस पर कौन बनाएगा, राज्य सूची बनाएगी। टोल टैक्स देना है, राज्य सूची बनाएगी, यानी कि राज्य सरकार इस पर कानून। और समवर्ती सूची में वो विषय लिखे हुए जिन पर दोनों मिलजुल कर बनाते, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों। इसके अलावा जो और भी बचती, एक और अन्य आएगी इसमें, अन्य, इसको हम क्या बोलते हैं, अवशिष्ट शक्तियां, अवशिष्ट शक्ति। अवशिष्ट शक्ति पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार का होता है, केंद्र सरकार, इस पर केवल केंद्र सरकार ही कानून बनाएगी, अवशिष्ट शक्तियां।
तो अवशिष्ट शक्तियों में कौन से विषय आ जाएंगे? जैसे जब संविधान लागू हुआ तो ऐसे कोई साइबर क्राइम्स का कोई कंसेप्ट ही नहीं था, क्योंकि ना तो कंप्यूटर था, इंटरनेट था। लेकिन आज की डेट में तो अपराध होते हैं, तो साइबर जो क्राइम्स होते हैं, जो साइबर अपराध होंगे, उनसे संबंधित कानून कौन बनाएगा? केंद्र सरकार। फिर उसको राज्य सरकार भी एडॉप्ट कर सकते हैं। वो सब विषय किस में रखे जाएंगे? ये अवशिष्ट शक्तियों में, रिजिडुअली पावर्स में आ जाएंगे। तो 3 प्रकार की इसमें सूची हुई, संघ सूची, दूसरी राज्य सूची और तीसरी समवर्ती सूची। इसको हम नाम नहीं देंगे, नंबर, ये नंबर नहीं दिया जाएगा। ये तो अन्य में आ जाएगी। अवशिष्ट, अवशिष्ट का मतलब होता है अधिशेष या शेष। राज्य सूची से 5 विषय इसमें ट्रांसफर किए गए थे, 5 विषय, इसमें 5 विषय थे समवर्ती पर। समवर्ती पर कानून कौन बना था? केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों। ये 5 विषय कौन कौन से थे, इनके बारे में हम देख लेते हैं। 4 और 5 क्या? एक तो आ जाएगा शिक्षा का मामला। शिक्षा जो पहले राज्य सूची का विषय था, 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत अब ये समवर्ती सूची में चला गया। दूसरा, एक आ जाएगा इसमें वन, एक आ जाएगा वन्य जीव, वन्य जीव। अच्छा, एक इसमें होगा कि न्यायिक पद्धति, जो संविधान में संशोधन किया जाएगा, संशोधन, संशोधन, उसमें न्याय प्रशासन, न्याय प्रशासन, न्याय प्रशासन भी इसी में जाएगा। अच्छा, एक आ जाएगा इसमें जैसे स्वास्थ्य और पोषण का मामला, स्वास्थ्य या पोषण, है ना। ये सब किस में किया गया ट्रांसफर? ये सब समवर्ती सूची में। यानी कि जो 5 विषय थे ये कहां पर आए? हमारे समवर्ती सूची में। उस पर कानून कौन बनाता है? जैसे देखना, संघ सूची पर यानी कि यूनियन लिस्ट पर कानून केंद्र सरकार बनाती है, केंद्र सरकार, केंद्र सरकार। राज्य सूची पर राज्य सरकार, राज्य सरकार। और इस पर कौन बनाएगा? ये दोनों सरकारें, केंद्र भी और राज्य भी, केंद्र तथा राज्य सरकार, केंद्र और राज्य सरकार दोनों कानून बनाएंगे। तो समवर्ती सूची में इसको रखा गया। तो ये जो ये थे, इसमें 5 विषय किसमें रखेगी? समवर्ती सूची में। अच्छा, एक इसमें स्वास्थ्य पोषण माप तोल वाला भी है, माप तोल, माप तोल पर जो कानून दोनों बनाएंगे, जो मेजरमेंट डिपार्टमेंट होता है। तो अनुसूची कितनी थी मूल संविधान में? 8। हमने कितनी जोड़ी? 4। वर्तमान में कितनी है? 12, 12 अनुसूचियां हैं। इसमें जो 7th शेड्यूल है, 7वीं अनुसूची, इसमें कुछ विषय राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में रखा है इनको, कंकरेंट लिस्ट में। कंकरेंट लिस्ट किस संविधान से ली गई? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ऐसे भी पूछा गया है। संघ सूची पर केंद्र सरकार कानून बनाएगी, राज्य सूची के विषयों पर राज्य सरकार, समवर्ती पर ये दोनों बनाती है। इनके अलावा जो और भी विषय बचते हैं, सब्जेक्ट्स बचते हैं, वो अवशिष्ट शक्तियों में रखे जाते हैं। और अवशिष्ट शक्तियों पर कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल वो केंद्र सरकार का होता है। इसके बाद और भी देख लेते हैं। हमने इसमें पढ़ा कि प्रस्तावना भाग 4, 4 मौलिक कर्तव्य, समवर्ती सूची, ये भी हमारी कवर हुई। अच्छा, अब देखते हैं हम संविधान संशोधन, अनुच्छेद नंबर 74 के बारे में बात करते हैं। आर्टिकल नंबर 74। 74 क्या कहता है? देखिए 74, अनुच्छेद नंबर 74, इसमें क्या है? एक मंत्री परिषद, मंत्री परिषद, है ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। एक मंत्रिमंडल, एक मंत्री परिषद, दो शब्द होते हैं। हमने जो मंत्रिमंडल है वो बाद में जोड़ा था, तो मंत्री परिषद मूल संविधान का शब्द है, संविधान में लिखा हुआ है। देखना, एक मंत्रालय होता है, मंत्रालय में 4 प्रकार के मंत्री होते हैं, मिनिस्टर्स। कौन से? एक तो कैबिनेट मंत्री सबसे बड़े, दूसरे हो जाएंगे राज्य मंत्री, नंबर 3 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, इंडिपेंडेंट, नंबर 4 होता है इसमें उप मंत्री, डिप्टी मिनिस्टर्स। तो 4 प्रकार के मंत्री हैं। अगर मंत्रालय 30 हैं तो टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स कितना हुआ? टोटल हो जाएगा 120, यानी कि एक मंत्रालय में, इस शब्द के बारे में पहले कर लेते हैं डिस्कस। एक मंत्रालय में 4 प्रकार के मंत्री होते हैं। सबसे पहले तो कैबिनेट, कैबिनेट मंत्री। नंबर 2 हो जाएंगे राज्य मंत्री। राज्य मंत्री से मतलब राज्यों के मंत्री नहीं होंगे, ये एक स्टेटस दिया गया है मंत्रालय में। नंबर 3 इसमें आ जाएगा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट। एंड नंबर 4 हो जाएंगे इसमें उपमंत्री, उपमंत्री,
तो एक मंत्रालय में 4 प्रकार के मंत्री हुए। अगर मंत्रालय हमारे पास 30 हैं तो 30 को अगर हम 4 से गुना करें बराबर 120। अगर 120 मंत्री की बैठक है, इसको तो कहा जाएगा मंत्री परिषद, मंत्री परिषद। चलिए, और अगर हम एक मंत्रालय से एक ही प्रकार का मंत्री लेते हैं, जैसे 30 मंत्रालय हमारे पास हैं और एक मंत्रालय से एक ही प्रकार का मंत्री, यानी कि जो टॉप मोस्ट सबसे जो सीनियर होंगे कैबिनेट मंत्री। अब ये कितने हुए? 30 मंत्री। इसको हम कहेंगे मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल। कैबिनेट जिसको बोलते हैं कैबिनेट मीटिंग। और ये क्या था? मंत्री परिषद, मंत्री परिषद। मंत्री परिषद में नंबर ऑफ मिनिस्टर्स ज्यादा होते हैं, लेकिन अगर महत्ता इंपोर्टेंस की बात करते हैं तो वो मंत्रिमंडल की होती है। तो एक मंत्रिमंडल, एक मंत्री परिषद। संविधान में मूल रूप से कौन सा शब्द था? मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो मंत्री परिषद, ओके, इसको हटा देते हैं। अगर आप चाहें तो आप इसे नोट कर लीजिए और ना हटा दें। ये बाद में जब संविधान के आर्टिकल वाइज पढ़ेंगे तब उसको आपको लिखवाएंगे। ओके। तो मंत्री परिषद क्या होगा कि राष्ट्रपति महोदय को सलाह देने के लिए, राष्ट्रपति महोदय को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसका मुखिया प्रधानमंत्री कहलाएगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय करते हैं तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय प्रधानमंत्री की सलाह पर करते हैं। ऐसा किसमें? 74 में। लेकिन 74 ए जोड़ा गया। ये कब? 44वां संविधान संशोधन हुआ था। उसमें था कि अगर पुनर्विचार के लिए वापस करता है कोई सलाह, अब राष्ट्रपति महोदय इसको मानने के लिए बाध्य है। इसको ऐसे समझो, मंत्री परिषद। जैसे राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद, मंत्री परिषद होगी। इसका मुखिया प्रधानमंत्री कहलाएगा। इसका मुखिया यानी कि मुख्य पदाधिकारी, मुख्य कौन हो जाएगा? पीएम, है ना। और ये सलाह जो होगी, मंत्री परिषद ने जो राष्ट्रपति को सलाह दी, है ना, ये मानने के लिए बाध्य नहीं थे अभी तक। लेकिन जब 44वां संविधान, ऐसा तो किसमें था? 42वां। ये तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत किया गया था। अब आती है बात 44वें संविधान संशोधन की। ये 1978 में किया गया था, इन 1978। इसमें क्या होगा? अगर ये सलाह, जो सलाह देगी मंत्री परिषद, सलाह को अगर पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं, पुनर्विचार के लिए वापस कर सकते हैं राष्ट्रपति, पुनर्विचार के लिए वापस। जब इसे वापस करेंगे, अब ये अगर वो दोबारा फिर राष्ट्रपति महोदय के पास ले आते हैं, अब उसे मानने के लिए बाध्यकारी है। इसे सलाह को मानना बाध्यकारी। ऐसा कब किया गया? 44वें संविधान संशोधन। इसे एक उदाहरण से समझिए आप एग्जाम। अभी आपको ये बताया कि हमारी संसद होती है एक संसद के कितने सदन होते हैं? 2 सदन। एक तो लोकसभा आ जाएगा और दूसरा राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा। इसके पास एक मंत्री परिषद में दोनों टाइप के, यानी कि लोकसभा के भी और राज्यसभा के भी सदस्य हो सकते हैं। इसके भी सदस्य शामिल हो सकते हैं, इसके भी सदस्य शामिल हो सकते हैं। समझो मंत्री परिषद में 120 सदस्य, यानी कि एमपीज हैं, 120 एमपी मान लिया हमने कि वो जरूरी कि 120 होते हैं। अच्छा, तो ये सलाह किसको देती है? राष्ट्रपति महोदय को। राष्ट्रपति महोदय को यह सलाह देती है। तो यहां से आप देखिएगा, इसमें संसद के 2 सदन, लोकसभा राज्यसभा, इनके कुछ सदस्यों को मिलाकर मंत्री परिषद बनती है। मंत्री परिषद किसे सलाह देती है? राष्ट्रपति महोदय को। समझो कोई कानून बनना है तो राष्ट्रपति के पास अंतिम रूप से जाएगा, राष्ट्रपति महोदय उस पर अनुमति अपनी देंगे, कंसेंट। उसके बाद में वो जो कानून है वो तैयार हो जाएगा। अगर मंत्री परिषद राष्ट्रपति को कोई सलाह देते हैं तो राष्ट्रपति उसे मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते, यानी कि राष्ट्रपति को सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसका मुखिया प्रधानमंत्री कहलाएगा। यहां तक क्या थे? 42वां संविधान संशोधन की बात थी। अब आगे क्या हुआ? अगर कोई सलाह इसने दी, समझो एक प्रपोजल, कोई प्रस्ताव है, एक ये प्रस्ताव पेश किया गया मंत्री परिषद ने राष्ट्रपति महोदय के पास। राष्ट्रपति उस पर अपनी अनुमति दे भी सकते हैं, नहीं भी, और पुनर्विचार के लिए वापस कर सकते हैं। ये जो पुनर्विचार वाला मामला है, रिकंसिडरेशन,
ये 44वें संविधान संशोधन 1978 के अंतर्गत। तो राष्ट्रपति अगर पुनर्विचार के लिए उस सलाह को, उस प्रस्ताव को मंत्रिपरिषद के पास वापस करते हैं और मंत्रिपरिषद उस प्रस्ताव पर पुनर्विचार करके या पुनर्विचार किए बिना फिर से राष्ट्रपति महोदय के पास पेश करते हैं, अब राष्ट्रपति महोदय उस पर अपनी अनुमति देने के लिए बाध्य हैं। तो यहां पर है कि चला, यहां पर क्या आ जाएगा, बाध्यकारी। फिर से समझिएगा आप इसे। संसद के 2 सदन, लोकसभा राज्यसभा, इन दोनों को मिलाकर इनके कुछ सदस्य, लोकसभा के कुछ सदस्य, राज्यसभा के कुछ सदस्य, ये प्रधानमंत्री की मर्जी है कि मंत्रिपरिषद में किसको शामिल करना चाहते हैं। तो ये मंत्री परिषद में शामिल होते हैं। हमने फॉर एग्जाम्पल इसमें 120 मेंबर्स लिए, 120 का मुखिया कौन कहलाएगा, प्रधानमंत्री। तो ये कोई प्रस्ताव राष्ट्रपति महोदय के पास भेजते हैं, कोई कानून है, कोई विधेयक, उस पर सिग्नेचर होने हैं अनुमति के लिए। समझो एक फाइल राष्ट्रपति महोदय के पास पहुंची है, तो राष्ट्रपति उसे अपने ये कंसेंट, अनुमति देंगे या नहीं देंगे। लेकिन राष्ट्रपति के पास एक ही पावर होती है कि उसको पुनर्विचार के लिए वापस कर सकते हैं। समझे, नंबर 1 दिया है, पुनर्विचार के लिए वापस कर दिया। और मंत्रिपरिषद अब दूसरी बार उस पर पुनर्विचार करके या पुनर्विचार किए बिना अगर राष्ट्रपति महोदय के पास भेजते हैं, ये 2 नंबर लिख दिया मैंने, तो वापस अगर भेजते हैं, अब राष्ट्रपति महोदय उस प्रस्ताव पर अपने हस्ताक्षर या अनुमति देने के लिए बाध्यकारी है। अब कंपलसरी हो जाएगा, राष्ट्रपति महोदय को उस पर अपनी अनुमति देनी ही होगी। तो ऐसा कब किया गया, ये जो अनुमति वाली मामला है बाध्यकारी, ये 44वां संविधान संशोधन था। उससे पहले वाला वो क्या था, वो 42वां संविधान संशोधन था। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन 1976 एंड 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन 1978। दोनों के प्रोविजन अलग अलग है, हालांकि एक ही आर्टिकल से संबंधित हैं दोनों। तो जो 42वां संविधान संशोधन, इसीलिए इसको मिनी संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान कहा गया है, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा एक फेरबदल हुआ। इसके साथ साथ अनुच्छेद ये जानेंगे हम, भारत शासन अधिनियम 1935। देखना 1935 के अधिनियम को भी लघु संविधान कहते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 को भी लघु संविधान, और 42वें संविधान संशोधन 1976 को भी लघु संविधान कहते हैं। जब तक हमारा संविधान लागू नहीं था तो भारत में ये एक्ट लागू था, और इसमें जो कुल अनुच्छेद थे, कुल आर्टिकल्स ये थे 321 में से जो हमने संविधान लिखा है, लगभग इसमें 200 अनुच्छेद यहीं से लिए गए हैं, 200 अनुच्छेद। और टोटल हमारे संविधान में कितने हैं, 395 अनुच्छेद। 395 में से 200 अनुच्छेद हमने यहीं से लिए, 395 में से 200 आर्टिकल हमने कहां से लिए हैं, 1935 के अधिनियम से। जब तक हमारा संविधान लागू नहीं हुआ तो 1935 का अधिनियम लागू था। और इसमें जो अनुसूचियां थी, अनुसूची या उस टाइम पर इनको भाग भी कही है, भाग, ये भाग कितने थे टोटल, ये इसमें 10 या 11 भाग थे, तो 11 भाग, सॉरी 10 ही भाग लगे, अनुसूचियां 10 थी। तो भारत शासन अधिनियम लागू था। इससे चूंकि हमने सबसे अधिक प्रावधान लिए हैं, यानी कि हमारे संविधान का मूलभूत स्रोत यही है, इसलिए इसे भी लघु संविधान कहते हैं। तो अगर ये क्वेश्चन आता है परीक्षाओं में कि लघु संविधान किसे कहते हैं, 42वें संविधान संशोधन को कहेंगे या फिर 1935 के अधिनियम को, इन दोनों में से एक ही आएगा वैसे तो, या तो 1935 का अधिनियम या 42वां संविधान संशोधन। अभी तक ऐसा कोई प्रश्न देखा नहीं गया परीक्षा में जब ये दोनों आंसर होते हैं। तो हम क्या लगाएंगे, फिर भी 42वां संविधान संशोधन। तो ये जो हमारा 42वां संविधान संशोधन था, इसे माइनस संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। और एक इसमें की अनुमति कब प्राप्त हुई थी इनको। तो ये मैं आशा करता हूं आपकी अच्छे से समझ आया होगा। अगर नहीं फिर भी कमेंट बॉक्स में आप लिखकर बताइएगा। ओके, थैंक यू।